Hello everyone. Welcome back to our exam ready series. Today is day 4 of our exam ready series of class 9. ठीक है, तो क्लास 9 में हमने कल तक क्या देखा था? डे 3 तक हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और एग्जाम रिलेटेड जो भी सीरीज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए काम आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूमेरिकल्स, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और की कंसेप्ट को क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और खास करके आपका न्यूमेरिकल्स का डर भी इस सीरीज से निकाल रहे हैं। राइट, चलो। तो आज जो है ग्रेविटेशन का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। कल तक ग्रेविटेशन लिया था, अब ग्रेविटेशन पार्ट 2। नाउ व्हाट इज पार्ट 2? तो ग्रेविटेशन ही चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में, उसी चैप्टर में सेकेंड हाफ में आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रेविटेशन पार्ट 2 बोल दिया। एक्चुअली ग्रेविटेशन हैज नथिंग टू डू विद दिस, बट उसी चैप्टर में है, इसलिए उसको पार्ट 2। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, नाउ इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा डीपली आपको और बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स होते थे, कैलकुलेशंस होता था, वैसा कुछ थ्रस्ट और प्रेशर के क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन एज यूजुअल उसके की कंसेप्ट पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, चलो। तो अभी सबसे पहली बात, थ्रस्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थ्रस्ट? तो थ्रस्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फोर्स। लेकिन कैसा वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो फोर्स ही है थ्रस्ट मतलब, बट एक टाइप का परपेंडिकुलर फोर्स है। तो चाहे ऊपर से लगे नीचे से लगे, उसको अलग वर्ड्स है। जो नीचे से ऊपर लगेगा उसको अप थ्रस्ट बोलेंगे, और ऊपर से जो लगेगा उसको थ्रस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर सरफेस को परपेंडिकुलर लगता है, तो जैसे कि ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के ऊपर, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है मैंने, ठीक है, सरफेस के पे, ठीक है, कोई सरफेस पे ब्लॉक रखा है, और यहां से मैं अगर एक फोर्स लगाता हूँ ये F1, तो ये कैसा लगा? परपेंडिकुलर लगा। तो दिस फोर्स विल बी कॉल्ड एज थ्रस्ट। नहीं तो फोर्स इसको ऐसे भी लग सकते हैं, ऐसे भी लग सकते हैं, टेढ़े। ठीक है, लेकिन जो परपेंडिकुलर लगता है ये सरफेस पे, किसी सरफेस को परपेंडिकुलर लगता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रस्ट। इसीलिए फोर्स को एक अलग वर्ड से देखा है, कुछ नया नहीं है। थ्रस्ट मतलब फोर्स, बिल्कुल सिंपल। सो फोर्स को परपेंडिकुलर फोर्स अगर बोला, तो उसको वर्ड चेंज करके हमने क्या बोला? इट इज थ्रस्ट। सिंपल है ना? और प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला सिंपल है, तो हमारा पहला फॉर्मूला वही है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं फोर्स अपॉन एरिया लिखने से ज्यादा प्रेफर क्या करूंगा अच्छे से, कि प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं उस एरिया पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, दिस इज मोर करेक्ट। परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो मुझे करेक्ट आइडिया मिलेगा। टेढ़ा फोर्स लगेगा तो फिर थोड़ा सा, है ना, दिस इज मोर करेक्ट, दिस फॉर्मूला। फोर्स अपॉन एरिया बोलने से अच्छा मैंने थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलना ज्यादा पसंद किया ना, अभी 9th में है तो ज्यादा करेक्ट किया उसको। आया समझ में? तो प्रेशर, थ्रस्ट अपॉन एरिया, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते क्विकली। यूनिट्स क्या है प्रेशर के? तो सिंपल है, अगर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, मतलब थ्रस्ट अपॉन एरिया है, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ऐसा यूनिट, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर का यूनिट है वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल। अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। देयरफॉर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही मैं 1 पास्कल बोलूंगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। डन। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ही क्या? 1 पास्कल। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या है इसका? तो प्रेशर का जो दूसरा यूनिट होता है वो होता है 1 बार, या सिर्फ सिर्फ बार। बार वर्ड कहाँ से आया? बैरोमीटर से। बैरोमीटर, बैरोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जो यूज करते हैं प्रेशर नापने के लिए। सो बैरोमीटर मेजर्स प्रेशर। ठीक है, तो वो मेजर करता है प्रेशर को, उसी से आया बार। तो 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ये कन्वर्जन याद रखना, कोई पूछेगा तो नहीं, बट स्टिल एग्जाम में तो आया तो काम आ जाएगा।
1 बार इज 10⁵ पास्कल, यानी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट नो डाउट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है ये वाला, लेकिन उसको अगर हम लिखना चाहे बार में तो वो 10⁵ है ना। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ही पास्कल, लेकिन अगर बार में आए तो वो 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो बस छोटा सा है कंसेप्ट, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है थ्रस्ट एंड प्रेशर का। तो अब प्रेशर का तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, और क्या, यानी परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इन शॉर्ट। दूसरी चीज, अब बहुत सिंपल सी चीज है कि आप देखो प्रेशर का फॉर्मूला आपको ऐसा दिखा रहा है, एफ ऊपर है न्यूमरेटर में और ए नीचे है डिनोमिनेटर में, नीचे है डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये प्रेशर और एरिया एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है 8th क्लास में, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ सकते हो इससे, और आपको पता भी है, ऐसे हजारों एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि आपने अगर सरफेस एरिया बढ़ाया, आपने अगर सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर सरफेस एरिया कम कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बेसिस पे भी एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे लेंगे। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? उल्टा रहता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मतलब अपना बैक स्ट्रैप का एग्जांपल, जो आपने पहले भी किया हुआ है क्लास 8 में 7th में भी थोड़ा सीखा होगा, प्रेशर फाउंडेशन वगैरह में तो आपने सीखा भी होगा, बेसिक है। जैसे बैक स्ट्रैप का एग्जांपल होता है, बैक स्ट्रैप ऐसे वाइड होते हैं अपने जनरली। तो वाइड बैक स्ट्रैप क्यों होते हैं? क्योंकि जो बैक का लोड है ना, तो ये वाइड जो स्ट्रैप्स है सरफेस एरिया बढ़ा दिया। वाइड कर लिया मतलब क्या किया? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से ये हुआ, क्या हुआ? प्रेशर कम, उल्टा। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा कंधों पे वो थोड़ा सा कम लगेगा। और सोचो अगर वो ऐसे बैग्स आते जो एकदम रस्सी जैसे स्ट्रैप होते हैं, देखो एकदम छोटे रस्सी जैसे, तो क्या होता है? तो फिर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा फील होता है कि नहीं कंधों पे? हाँ, बिकॉज एरिया इज लेस, एरिया लेस हाइयर विल बी द प्रेशर। तो ये कंसेप्ट भी आपको पता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट मैंने थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में यहाँ पे बता दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली और देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड। ठीक है, एक क्यूब है, तो हमारे पास गिवन डेटा जो है लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्यूब है और क्यूब की एज, एज मतलब उसकी एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अगर क्यूब है तो सारे क्या होंगे? सारे ही 10 होंगे सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया है सारे। एंड द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द फेस, प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द फेस, यानी इस सेंटर पे यहाँ पे जो प्रेशर लगा है, ठीक है, वो 15 पास्कल का लगा है। सो प्रेशर बोला है, ठीक है, इज 15 पास्कल। तो मैंने क्या पढ़ा है ऊपर? पास्कल मतलब ही क्या? 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही चीज है, ब्लेज पास्कल के नाम से आया है पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट के नाम से। सो 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 15 पास्कल मतलब ही 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये प्रेशर है। फाइंड द फोर्स, ओके फोर्स निकालेंगे। अब इसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, बट एरिया तो है नहीं सर यहाँ पे, क्या करूं फोर्स निकालने के लिए? ठीक है ना, एरिया निकाल लेते हैं। बोलो, एरिया भी नहीं है हमारे पास, एरिया कैसे आएगा? आएगा एरिया। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, क्यूब है तो क्यूब का सरफेस एरिया मैथ्स वाला 6L² मत ले लेना, पूरा सरफेस एरिया की बात नहीं चल रही है इसकी। जब भी प्रेशर एक्सर्ट की बात चलती है या फोर्स लगेगा, तो किधर लगेगा फोर्स? जो भी फोर्स लगेगा तो वो एक फेस पे लगेगा ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो वो सिर्फ ये वाले फेस पे लग रहा है। कौन से वाले? ये देखो मैं इसको कलर कर लेता हूँ, येलो कलर कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये वाले सरफेस पे लग रहा है ना। तो क्यूब का ये वाला सरफेस कैसा है ऊपर का? वो इधर इधर, बाकी इस पे थोड़ी लग रहा है। ये बॉटम पे लगेगा तो बॉटम भी जो है वो क्या है? स्क्वेयर ही है ना। तो सिर्फ स्क्वेयर फेस की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा क्यूब का थोड़ी ना एरिया लेंगे। ये एरिया जो है वो कैसे निकालोगे? 10/10। आया समझ में? 10 ऐसा 10 ऐसा, लेकिन ये सेंटीमीटर है याद रखना, और हमको जो दिया है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो आपको मीटर में लाना पड़ेगा एरिया। तो आप पहले 10 सेंटीमीटर को क्या करो, लेंथ जो दी है वो, उस लेंथ को आप पहले क्या करो, कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऐसा यूनिट में नहीं है। तो लेंथ कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 10/100 से डिवाइड करेंगे
इधर आ जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा, मीटर तो करना पड़ेगा। ओके, अब एरिया निकालेंगे। एरिया क्या रहेगा, मैंने ये पढ़ा है आपको, स्क्वायर फेस का, क्यूब है मतलब फेस कैसा है इसका, स्क्वायर, 10 बाय 10, साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो 0.1 थी ना हमारी साइड, उसका स्क्वायर कितना आएगा, 0.01। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 0.1 का 0.01 मीटर स्क्वायर। ये आया एरिया। ठीक है, तो अभी येलो चीजें मैंने अंडरलाइन की है यहाँ पे, ये और ये। तो हमारे पास है प्रेशर और हमारे पास है एरिया। पुट करते हैं यहाँ पे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल है। तो प्रेशर हुआ 15, फोर्स हमको फाइंड आउट करना है, एरिया 0.01। तो हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे, 0.01 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 0.01। सो व्हाट विल हैपन नाउ, ये 2 डिजिट है, यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 15 आता, 0.1 से करते तो 1.5 आता, और 0.01 कर रहे 2 डिजिट तो 0.15 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। आया समझ में, ऐसे में। तो कितना फोर्स एग्जर्ट हुआ, 0.15 न्यूटन का इस क्यूब के ऊपर। और यूनिट कन्वर्जन भूलना मत, उसके बाद ही सॉल्व करना। डन। तो आई होप अ वेरी सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने वो भी कंसेप्ट पढ़े ये न्यूमेरिकल के रिलेटेड, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, समझ में आ जाएगा। और मैंने जैसे बोला था कि बहुत ही सिंपल है इसके न्यूमेरिकल, ज्यादा ग्रेविटेशन जैसे ज्यादा आपको डीप स्टडी की जरूरत नहीं, इसको बड़ी आसानी से आ जाएगा। हाँ, अ बॉय वेइंग 60 kgf। अभी kgf क्या चीज है, तो वही न्यूटन। kgf मतलब क्या, न्यूटन। कैसे, क्योंकि अगर आप फोर्स मतलब, ये एफ मतलब फोर्स, तो अगर आप कोई फोर्स को आपको निकालना है उसका, आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको न्यूटन आ रहा है। केजी क्या होता है, मास होता है आपका। ठीक है, तो आपको पता है ना, मास और वेट में डिफरेंस है। मास का यूनिट केजी होता है और वेट का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। तो ये वेट जो है ना वो केजीएफ है, वो वेट की बात कर रहा है ना। केजीएफ मतलब न्यूटन में पकड़ सकते हो आप उसको। ठीक है, चीज समझ में आ रही है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, कि उन्होंने दिया है कि एक बॉय है, ठीक है, जिसका वेइंग 60 kgf। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं बॉय का जो है कितना है वेइंग, तो एक टाइप का फोर्स ही है उसका 60 kgf, सो 60 न्यूटन। ओके, इज वियरिंग द शूज विथ हील एरिया। ओके, ये शूज पहन रहा है तो हील एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाइल अ गर्ल, दूसरा केस में क्या क्या गिवन है लिख रहे, वाइल अ गर्ल इज वेइंग 45 kgf। ओके, फोर्स इज 45 kgf और 45 न्यूटन यू कैन से, इज वियरिंग द शूज विथ हील। शूज विथ हील माने सैंडल, जिसका एरिया है 1.5। अरे बहुत कम है। सोचो, दो केसेस बड़े सिंपल है। अब दो केसेस को ध्यान से देखो, ये शूज पहन रहा है जिसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हील्स पहन रही है हील, तो इसका एरिया 1.5 ऑब्वियसली छोटा ही रहेगा। हील को रहता है ना, जैसे सैंडल के हील्स वैसे वो बहुत ही छोटा सा पॉइंटेड भी होता है, बहुत छोटा एरिया है। यहाँ पे फ्लैट होते हैं शूज, बड़ा एरिया है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। पढ़ाया है यहाँ पे मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया है, ग्रेटर द एरिया लेस इज द प्रेशर। तो अभी अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही कंक्लूजन मिल गया कि भाई बॉय जो है वो तो बड़ा कंफर्टेबली चल सकेगा, गर्ल जो है हिल्स की वजह से बड़ा डिफिकल्ट जाएगा। समझेगा हमको आगे कैसे, यहां तक समझा कि वन, आगे देखो, कंपेयर द प्रेशर। कंपेयर द प्रेशर माने प्रेशर कंपेयर करो। अच्छा, इसका भी प्रेशर निकालो, यहाँ पे भी प्रेशर निकालो, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, करते हैं कंपेयर। ठीक है, तो अभी दोनों केस में प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। आपको समझा, शूज का एरिया ज्यादा है, हील्स का एरिया कम है। नाउ विल कंपेयर द प्रेशर। ओके, इस केस में बॉय के लिए प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला तो वही है, व्हाट इज फोर्स 60, व्हाट इज एरिया 20। फटाफट ले लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 6/2 मतलब 2 1 जा 2 3 जा। प्रेशर निकाल रहे हैं 3 न्यूटन। अच्छा, पर मीटर स्क्वायर बोलू क्या, नहीं ना, सेंटीमीटर है ना यहाँ पे, क्यों कन्वर्ट करेंगे, रहने दो, 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि हमको कंपेयर ही करना है ना ये दोनों का, तो दोनों सेम है ना, इसीलिए इधर सेंटीमीटर, इधर इधर भी करेंगे। तो बॉय के केस में शूज का प्रेशर आया 3 न्यूटन पर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। गर्ल के केस में प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है भाई, 45 अपॉन 1.5। ओके, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लिया, नीचे पॉइंट हटा दिया। ओके, आगे क्या किया, 450 अपॉन 15, 15 वन जा 15 थ्री जा और 0, 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ गए बात को। तो गर्ल के केस में ये, बॉय के केस में ये, प्रेशर जो है वो क्या आ रहा है, बॉय के केस में क्या आया, प्रेशर कम, और होना ही चाहिए था क्योंकि शूज पहन रहा है फ्लैट, बढ़िया, फ्लैट है, एरिया ज्यादा, तो देखो प्रेशर कम आया 3। गर्ल सैंडल पहन रही है, हील्स, एरिया कम, तो प्रेशर ज्यादा आना चाहिए, देखो ज्यादा आया 30। तो कंपेयर कर लिया हमने, तो अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रेशर ऑफ शूज is less than pressure in sandals। ओके, देयरफॉर लगा तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं हम लोग, हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस द सरफेस एरिया, जो हमने ऊपर सीखा वो, सिंस द सरफेस एरिया इन केस ऑफ शूज is greater is greater in case of shoes of what, shoes of boy, so since the surface area बॉय के शूज के ग्रेटर है, कॉमा, द प्रेशर विल बी लेस, बराबर ना, इनवर्सली बोला था ना, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, सो द प्रेशर विल बी लेस, देयरफॉर बॉय विल बी एबल टू वॉक कंफर्टेबली, बॉय विल बी कंफर्टेबली एबल टू वॉक कंफर्टेबली, क्योंकि प्रेशर कम है। और कंपेयर तो हमने यहाँ पे कर लिया, शूज का कम रहेगा, सैंडल्स का ज्यादा रहेगा, क्योंकि सरफेस एरिया एकदम कम है। और वो बैक स्ट्रैप का एग्जांपल तो दिया, ऐसे बहुत जगह पे आप एग्जांपल समझ सकते हो। ठीक, चलो, बड़ा सिंपल है ये, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास आपको डाउट आना चाहिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स है, मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बायंसी, थ्रस्ट और प्रेशर में ही है। तो बायंसी सीखने के पहले बायंट फोर्स क्या होता है वो सीख लेते हैं। इस बायंट फोर्स को ही बोलते हैं अपथ्रस्ट, इन दोनों को सीख लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज बायंट फोर्स, व्हाट इज अपथ्रस्ट। ठीक है, तो पहले तो आपको थ्रस्ट तो मैंने पढ़ाया था स्टार्ट में, व्हाट वाज थ्रस्ट, थ्रस्ट तो परपेंडिकुलर फोर्स है सर, हमको पता है। ओके, तो परपेंडिकुलर फोर्स है आपका थ्रस्ट, तो फिर अपथ्रस्ट क्या होना चाहिए बोलो, अपथ्रस्ट नीचे से ऊपर लगने वाला, तो अपथ्रस्ट इज नथिंग न्यू, अच्छा न्यूमेरिकल है इसके, लेंगे हम। तो अपथ्रस्ट इज नथिंग न्यू, अपथ्रस्ट मतलब क्या होने वाला है, जो नीचे से ऊपर लगने वाला है, इतना ही फर्क है, फोर्स है लेकिन जो नीचे से ऊपर लगेगा, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड्स, आई मीन वाटर, जब फ्लोट, वाटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तो वो फ्लोट क्यों करता है, क्योंकि पानी ऊपर फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऐसा बोल सकते हो आप। जैसे कि दिस इज सरफेस ऑफ द वाटर, ओके, और इसके ऊपर मैं दो चीजें निकालता हूँ, मान लो कि मैंने एक कोई ठीक है, एक बकेट ले लेते हैं, ठीक है, एक बकेट ले ली, ठीक है, और दूसरा जो है कि मैंने एक स्टोन ले लिया, ठीक है, दूसरा जो है कि मैंने एक स्टोन ले लिया, ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान से देखो, दिस इज स्टोन, दिस इज बकेट। तो आपको तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट पता है, स्टोन को तो सिंक होना है, हाँ, बकेट को तो फ्लोट होना है, अच्छा एम्प्टी बकेट है यार, तो फ्लोट होने वाली है। अच्छा ऐसे क्यों, तो वही तो बता रहा हूं मैं, बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट को समझो, बकेट पानी के सरफेस के ऊपर है, लेकिन ये पानी भी उस बकेट के बॉटम सरफेस पे ऊपर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स जो है ना, ये एफ, ये ऊपर लगेगा, किसके ऊपर, बकेट के ऊपर, इसीलिए बकेट फ्लोट हो रही है। ठीक है, तो जो अपथ्रस्ट है वो क्या है, बेसिकली अपवर्ड फोर्स exerted by exerted by वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस ने एक अपवर्ड फोर्स लगाया
उसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स। और वाटर के उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायंसी। बायंसी ऑफ बायंसी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की वो प्रॉपर्टी, ऊपर फोर्स लगाने के प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायंसी। बात खत्म, सिंपल। ठीक है, अब ये दो केसेस देख लेते हैं, बकेट और स्टोन का क्या हुआ। तो बायंसी मतलब बायंट फोर्स, मतलब ही अपथ्रस्ट। तो एक केस देख लेते हैं, बड़ी सिंपल सी, केस वन। इससे आपको फ्लोटेशन वाली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। केस वन में तीन केसेस लूंगा कि अगर बायंट फोर्स समझा अभी आपको, व्हाट इज बायंट फोर्स? कि बायंट फोर्स जो है ये जो पानी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है नीचे से ऊपर, अपथ्रस्ट। अगर बायंट फोर्स इज ग्रेटर, ज्यादा है, ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय, सेल्फ वेट रहेगा ना बकेट का, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन व्हाट विल हैपन। तो यहां पे लिखता हूं मैं आंसर। सोचो, बकेट है यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमने रखा पानी के सरफेस के ऊपर, पानी अभी ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसके प्रॉपर्टी की वजह से। कौन सी प्रॉपर्टी हमने सीखी? बायंसी। तो पानी जो है बायंट फोर्स लगाता है बकेट के ऊपर। अगर पानी का बायंट फोर्स मतलब अपथ्रस्ट ज्यादा है, तो बकेट तो फ्लोट होगी ना भाई, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कम है और बायंट फोर्स ज्यादा है तो फ्लोट होगा। तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, सिंपल। दूसरी केस, दूसरी केस इसका उल्टा, कि अगर बायंट फोर्स छोटा है, कम है, लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेस देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? जैसे कि स्टोन में, स्टोन बहुत हेवी है, उसका वेट इतना ज्यादा है कि बाइंड फोर्स है, देखो बाइंड फोर्स तो एग्जर्ट करेगा स्टोन के ऊपर, नो डाउट वो करेगा, लेकिन स्टोन का वेट ज्यादा है तो वो अंदर चला गया, सिंपल। तो अगर बाइंड फोर्स कम है, अपथ्रस्ट, पानी का अपथ्रस्ट कम है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर, खत्म। ठीक है, लेकिन केस थ्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन केस थ्री अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझेगा कि मुझे बताओ केस थ्री में ऐसा भी तो हो सकता है। आपको डाउट आएगा, सर अगर बायंट फोर्स इक्वल है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को तो क्या करे सर? ये डाउट आएगा आपको, है ना? हाँ, क्योंकि देखो बायंट फोर्स नीचे से ऊपर वाला फोर्स, पानी ने एग्जर्ट किया फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, बढ़िया। कम है तो ऑब्जेक्ट विल सिंक। लेकिन अगर इक्वल है, ऑब्जेक्ट का वेट और बाइंड फोर्स दोनों इक्वल है, तो क्या होगा? तो भी फ्लोट ही होगा, कि नहीं? वो तो फ्लोट हो रहा है ना यहाँ पे, बाइंड फोर्स ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का कम है, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इक्वल रहा तो क्या? तो एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं किया सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट विल स्टिल फ्लोट बट इट विल फ्लोट इन द वाटर। और ये केस में हम लिखेंगे ऊपर वाले, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये क्या नया मसला है भाई? ऑन, इन होगा ऐसे? मैं बताता हूं इसका मीनिंग, ध्यान से देखो। बाइंड फोर्स विल फ्लोट ऑन दी वाटर, ऊपर सरफेस पे फ्लोट करेगा, और बाइंड फोर्स इक्वल आया ना वेट को, ऑब्जेक्ट के वेट को, तो इट विल फ्लोट इनसाइड द वाटर। कैसे? देखो यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। जैसे ये वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर मान लो कि हमने एक बॉटल डाल दी, ठीक है, एक बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी भर दिया, बॉटल के अंदर पानी भर के, और हमने उसको आधा ही पानी भर दिया बॉटल के अंदर, और उसका जो ढक्कन है वो बंद करके, ठीक है, इसका जो ढक्कन है हमने उसको क्लोज करके, ठीक है, एक स्टॉपर लगा के क्लोज करके उसको हमने डाल दिया पानी के अंदर। तो ऐसी जाएगी बॉटल, ऐसी, इस तरीके से, इसका ये जो लेवल है ना, ये लेवल वाटर का लेवल, तो पानी के अंदर का, बॉटल के अंदर का पानी और ये लेवल दोनों हो जाएंगे मैच। वो उतनी आधी ही डूबेगी पानी के अंदर जितना पानी आपने भरा है। क्या ये चीज समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग इन द वाटर वाली कंसेप्ट, क्योंकि दोनों का मतलब वाटर का बाइंड फोर्स और वाटर ही है ना बॉटल के अंदर, तो वो वेट सेम हो जाएगा। दिस इज केस थ्री। अंडरस्टूड? इंटरेस्टिंग, समझ रहे हो बात को? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाइंड फोर्स इक्वल हो गया तो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के अंदर फ्लोट होगा,
वो एकदम बॉटम में नहीं जाएगा, एकदम सिंक नहीं हो जाएगा, अंदर ही अंदर ऐसा फ्लोटर है, देखो इधर बॉटम है, बॉटम नहीं जाएगा, अंदर सिंक होगा। सिंक मतलब बॉटम में सिंक नहीं होगा, इनसाइड द वाटर फ्लोट होगा। डन। बाकी ये दो केस तो इजी है। बायएंड फोर्स ज्यादा तो जैसे बकेट को फ्लोट कर रहा है, बायएंड फोर्स कम तो स्टोन सिंक हो रहा है, और बायएंड फोर्स इक्वल टू इट तो इट विल फ्लोट इन द वाटर, और ये ऑन द वाटर। बस इतनी दो चीजें याद रखनी है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बायएंड फोर्स का कंसेप्ट समझाया है। चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसको, पॉज करके पीछे जाके कॉन्सेप्ट को लिख लेना। कीप द नोटबुक विथ यू एंड राइट शॉर्ट नोट्स, या फिर ये नोट्स तो आपको मिल ही वाले हैं, लेकिन मिलने वाले हैं, लेकिन आप फिर भी बनाओ, काम आ जाएंगे। ठीक है, चलो क्विकली आगे बढ़ते हैं। उसी पे बेस्ड एक अच्छा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, टेक्स्ट बुक का ही है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ओके, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम क्या है, ये तो मास हुआ। ठीक है, ये मास ऑफ सब्सटेंस हुआ। सब्सटेंस लिखना बहुत जरूरी है, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी वाली बात आने वाली है। देखो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो दो चीजें है ना, तो इसीलिए इसको पूरा पूरा लिखेंगे तो अच्छा है ना। मास ऑफ सब्सटेंस 50 ग्राम है, उसका वॉल्यूम है, ये सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब चाहिए यहाँ पे 3y, तो वॉल्यूम इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। 50 ग्राम सब्सटेंस का तो मास 50 ग्राम है, और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है वो है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, डेंसिटी सब्सटेंस की नहीं है अब, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू -3 मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विल द ऑब्जेक्ट विल, ओके, विल द सब्सटेंस, ओके, दिस सब्सटेंस विल फ्लोट और सिंक। ओके, क्या पूछ रहे हैं कि सब्सटेंस फ्लोट होगा क्या सिंक होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। डेंसिटी, ये फॉर्मूला नहीं दिया मैंने, लेकिन कुछ है तो नहीं, इजी है। डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत पुराना है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला, इसको क्या ही करोगे, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है ना। अब डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है हमको समझाने के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है कंपेयर करने के लिए, इसको हम ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि ये गलती से यूज मत कर लेना यहाँ पे कि सर डेंसिटी 1 डाल देंगे, मास ये डाल देंगे, वॉल्यूम ये डाल देंगे। नहीं भाई, सब्सटेंस है वो, वाटर है, ये सब्सटेंस की बात चल रही है, ऐसे थोड़ी करोगे। हमको ये निकालना है कि ये सब्सटेंस सिंक होगा कि फ्लोट होगा। तो ये तो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ना, बायएंड फोर्स, उसी को डेंसिटी डेंसिटी कर लो ना। अगर सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है तो सिंक होगा पानी से, कम है तो फ्लोट होगा। सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए ये डेंसिटी ऑफ वाटर यूज नहीं करना, वो बाद में यूज करेंगे, पहले सब्सटेंस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं ना। मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला। तो पहले हम क्या करते हैं, डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय दिस रो। ये मराठी 9 जो है, मराठी में 9 निकालते हैं ना, रो बोलते हैं, ग्रीक सिंबल है रो। ठीक है, तो रो से डिनोट करते हैं। रो किसका? सब्सटेंस का। ओके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन उसी का वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको मिलेगा रो सब्सटेंस, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगी आपको। मास कितना है उसका भाई? 50। वॉल्यूम कितना है उसका? 20। इंटरेस्टिंग बात है, आप बोलोगे सर आपने कन्वर्ट नहीं किया ऐसा यूनिट में। भाई क्यों करूंगा, करना चाहिए ऐसा यूनिट में, लेकिन यहाँ पे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपेयर करने के लिए वाटर भी किसमें दिया है, वाटर भी सीजीएस में दिया है, एसआई में नहीं दिया है, तो मैंने इसको भी कन्वर्ट नहीं किया। जैसे ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो मेरा आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आने वाला है, और वाटर भी उन्होंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया है, तो नहीं करूंगा ना मैं अननेसेसरी कन्वर्ट। समझ गए? इजी है। हाँ, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, तो कुछ बच्चों को डाउट रहेगा तो यहाँ पे समझ लो, कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, चलो, सब्सटेंस का डेंसिटी रो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास 50, वॉल्यूम 20, 0 से 0 गया, 5/2 यानी 5 का आधा, तो कितना? 2.5। तो ये आया सब्सटेंस का रो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बढ़िया। तो क्या है, इंटरेस्टिंग है, सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा आई, पानी की 1 दे रखी है उन्होंने क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा हमने,
तो क्या होगा, सब्सटेंस सिंक होगा, दैट्स इट, सब्सटेंस विल सिंक। अंडरस्टूड? लिखोगे कैसे कंक्लूजन, देयरफॉर रो ऑफ वाटर इज लेस देन, अच्छा ये पहले लिखो या फिर सब्सटेंस लिख दो, एक ही चीज है, रो ऑफ सब्सटेंस, लेस देन नहीं बोलेंगे अभी, इसको ग्रेटर बोलेंगे, देखो 2.5, रो ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर। ये समझ गए इस चीज से कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1 दी है हमको, और सब्सटेंस की 2.5 आई, हमने सॉल्व किया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल सिंपल है। और क्या करोगे, देयरफॉर व्हाट विल राइट, देयरफॉर द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर, हो गया, सिंपल है बात। चलो आ गई आइडिया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी न्यूमेरिकल, ठीक है। इससे एक और चीज आपको समझ में आएगी, है ना, इस न्यूमेरिकल के एंड तक मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक कंसेप्ट बाकी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो भी इस न्यूमेरिकल के एंड में आपको थोड़ा सा बहुत, मतलब जितना मैं चाह रहा हूँ उतना तो क्लियर हो ही जाएगा आपको, है ना, एग्जाम रेडी सीरीज एग्जाम के लिए। चलो देख लो, the volume of 500 gram sealed packet is 350 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है किसका, 500 ग्राम सील्ड पैकेट का, यानी 500 ग्राम, दिस इज मास। तो मास ऑफ पैकेट, क्वेश्चन को अच्छे से इंटरप्रेट करो, मास ऑफ पैकेट 500 ग्राम, ये 500 ग्राम मास होना चाहिए ना, हाँ पैकेट का, उसका वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम ऑफ पैकेट ऑफ 500 ग्राम मास का कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब, डन, गुड। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक, अच्छा सिंपल है, पिछले जैसा ही है, वही पूछ रहे, फ्लोट या सिंक होगा, क्या होगा, सिंक होगा कि फ्लोट होगा, करके देखेंगे। इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ओके डेंसिटी किसकी दी है, वाटर की, तो पिछले जैसा ही हुआ ही है, आगे एडिशनल क्वेश्चन है, ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर से इसको ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि ये कंपेयर करने को यूज करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। कर लेते चेक इसको, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ये भी पढ़ा तो, यही से तो पढ़ाऊंगा मैं अभी कि वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, उसका मास कितना होगा, पानी डिस्प्लेस कितना होगा, है ना। चलो देख लेते हैं, पहले इसको तो कर लेते हैं क्लियर। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ही दे रखा है, और पैकेट जो है उसकी डेंसिटी निकालते हैं, तो मैं लिखूं यहाँ पे रो पैकेट, रो पैकेट मतलब ही क्या, डेंसिटी ऑफ पैकेट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास किसका, पैकेट का, अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम किसका, पैकेट का, ठीक है, हम पैकेट की बात कर रहे हैं पहले, तो ये जो रो पैकेट है, पैकेट का डेंसिटी है वो निकल के आएगा 500 ग्राम मास, वॉल्यूम कितना है उसका 350, ओके बढ़िया, 0 0 कैंसिल करो, ठीक है, 5 7 जा 5 10 जा, ये आया 10/7, यानी डेंसिटी आई आपकी 10/7, का मतलब क्या होता है, 7 1 जा 7, 3 बचा, पॉइंट दे दिया तो 30 हुआ, तो 30, 7 4 जा 28, 1.4, फिर 2 बचा, ठीक है, 27 27 2 जा 14, ओके 4 2 दो डिजिट इनफ है, ठीक है, तो ये आया, इसको भी देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए इसको भी कन्वर्ट नहीं किया, तो ये आया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अरे 1 से ज्यादा आया, तो फिर ये भी सिंक होगा, फिर से वही बात, देयरफॉर रो पैकेट, वही पिछले एग्जांपल वाली बात, इज ग्रेटर देन रो वाटर, देयरफॉर पैकेट विल सिंक इन वाटर, क्या होगा, सिंक हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है, पैकेट की डेंसिटी ज्यादा है 1.42 है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, इसीलिए 10/7 माने 1.42। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, यहाँ तक समझा, आगे बचा है बता रहा हूँ, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बताता हूँ, उसके लिए एक कंसेप्ट लगेगी, यहाँ तक तो समझ में आया आपको कि वो सिंक हो जाएगा। अब ये आंसर सॉल्व करने के लिए कि वो कितना डिस्प्लेस करेगा, उसके लिए बड़ा सिंपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, एक लॉ दिया, ठीक है, वैसे तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, हायर क्लास में बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी आपको मैं समझाने के लिए उसकी स्टेटमेंट को इजी करा के देता हूं, देखो
आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है, आर्किमिडीज बोलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट पानी में हम डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जितना अपना खुद का मास कैरी करता है उतने ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस होगा जब वो ऑब्जेक्ट उस पानी में डालेंगे। क्या समझे कि जो भी सपोज एक ग्लास है हमारे पास, ठीक है, और इस ग्लास के अंदर जो हमने पानी भरा हुआ है, तो मान लो कि जो भी पानी भरा है इट इज ऑल फिल्ड, एकदम ब्रिम तक भरा हुआ है। कहाँ तक? ब्रिम तक। तो ब्रिम तक हमने पानी यहाँ पे भरा हुआ है, और पानी ब्रिम तक भरने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया एक स्टोन, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं स्टोन डाल दूंगा तो वो स्टोन जब अंदर जाएगा तो पानी तो ऑब्वियसली बाहर गिरेगा। तो आर्किमिडीज ने वही बोला कि कितना पानी बाहर गिरेगा, कितना गिरेगा, तो उस पानी का जो वॉल्यूम रहेगा ना वो इस स्टोन के मास के बराबर रहेगा, ऐसे बोला है। सिंपल है। तो इसीलिए हमारा ये आंसर यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी भी आ गई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझ में आया कि कितना पानी बाहर डिस्प्लेस होगा। तो देखो ये सील्ड पैकेट 350 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का था, तो 350 ग्राम का पानी बाहर आएगा। कितना? 350। आया क्या समझ में, ना कि 500 ग्राम। सो हाउ मच वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड आउट, यानी पानी कितना बाहर गिरेगा, या फिर चलो बाहर भी नहीं गिरा, कम रहता तो पानी की लेवल तो ऊपर आएगी ना, तो कितना पानी ऊपर आएगा? 350 ग्राम। आया समझ में? तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, व्हाट विल द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट? 350 ग्राम। 350 सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम कर देना, ठीक है। तो 350 ग्राम ऑफ वाटर will be displaced as per Archimedes principle, will be displaced। अंडरस्टूड? तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। आ रहा है समझ में? तो आई होप काफी अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी सारी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बताया मैंने, डेंसिटी हमने पढ़ लिया, मास अपॉन वॉल्यूम। एक छोटा सा टॉपिक मुझे फिर से बताना है, मतलब पूरा चैप्टर ही हो जाएगा, उसको भी कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी। उसको पूरा कर लेते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी है क्या। अब देखो डेंसिटी हमने पढ़ा था, तो डेंसिटी तो आपको पता है किसी भी चीज की डेंसिटी, किसी भी चीज की, उस सब्सटेंस की क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव यानी रिलेशन निकाल रहे डेंसिटी का। तो रिलेटिव का मतलब क्या कि कंपेयर करना है आपको। तो आपके पास ये तो फॉर्मूला था ही डेंसिटी का, मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूं। तो रिलेटिव का मतलब ये है कि यू हैव टू कंपेयर द डेंसिटी रिलेशन में। किसके रिलेशन में? डेंसिटी ऑफ वाटर उसके साथ। तो पानी की जो डेंसिटी है उसके साथ कंपेयर करेंगे किसी की भी डेंसिटी, तो आपको मिलेगा रिलेटिव डेंसिटी। कैसे? देखो थोड़ा फास्ट होता होगा, पॉज करो 2 मिनट, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कंपेयर करते हो वाटर के साथ तो आपको मिल जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। देयरफॉर हियर आई विल राइट लाइक दिस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन किसके साथ कंपेयर करेंगे? अभी बोला मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, दैट्स इट। सो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। एग्जांपल आपको दे दूं तो, किसी ने आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डायमंड पूछी तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डायमंड, रिलेटिव, डेंसिटी नहीं भाई, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डायमंड। डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम है ही, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? पानी के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डायमंड पूछा तो ऊपर आएगा डेंसिटी ऑफ डायमंड, ऊपर आएगा डेंसिटी ऑफ डायमंड, उसको कंपेयर करेंगे अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। बढ़िया, तो आ गई रिलेटिव डेंसिटी डायमंड की, एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। चलो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, वो भी एक्सप्लेन किया। यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट नो यूनिट। वाई? रिलेटिव है भाई, रिलेटिव रिलेशन, रेशो है ना, दोनों भी डेंसिटी डेंसिटी है। ऊपर डेंसिटी सब्सटेंस की, उसका यूनिट, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, दोनों यूनिट ऊपर के कट हो जाएंगे, तो इसको यूनिट ही नहीं आएगा ना, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं है,
डेंसिटी को है केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी को नहीं है, क्योंकि दोनों भी डेंसिटी है ना, ऊपर नीचे कट हो जाएगा ना, सो रेशो है, इट हैज नो यूनिट। डन। तो आई होप द एंटायर कंसेप्ट इज क्लियर। ये नोट्स एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी इस नोट्स की, आप स्टडी कर लेना। न्यूमेरिकल्स मैंने टेक्स्ट बुक के भी लिए, ऊपर एक दो अलग से न्यूमेरिकल लिए समझाने के लिए ये वाले, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट भी मैंने थ्रस्ट और प्रेशर का वो भी क्लियर किया। नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, और एग्जाम रेडी सीरीज में तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स के डर भी कम कर देंगे। चलो, स्टे ट्यून्ड, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।